हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अंकुश। इस वीडियो में दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंपनी के अधीन भारतीय संवैधानिक विकास। ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं ये हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। इसके अंदर हम इन सभी आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आप जो है इस टॉपिक को आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जो भारत का संवैधानिक विकास है इसको हम क्यों पढ़ते हैं? हम जो है राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा संविधान है दोस्तों उसको समझने के लिए हमें जो है उसका विकास समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ। ठीक है, उसके बाद देश में संविधान बना और जो इसका 80% भाग है दोस्तों, ये भाग 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उससे लिया गया है। तो 1935 में भारत के अंदर कौन शासन कर रहे थे? अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो इसीलिए जो उन्होंने इसमें एक्ट बनाए होंगे 1935 के अधिनियम में, वो सब एक्ट इन्होंने जो इनके जो पहले वाले कानून थे उन्हीं को देखकर बनाए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। अब इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम कंपनी का शासन और दूसरा पढ़ेंगे हम ताज का शासन। कंपनी का जो शासन था दोस्तों, ये 1773 से लेकर 1857 के बीच में जो चार्टर आए, जो अधिनियम आए, उनको समझेंगे और दूसरे पार्ट में हम ताज का शासन समझेंगे। देखिए 1857 में क्रांति होती है, 1857 की क्रांति के नाम से हम उसको जानते हैं। तो इस क्रांति के बाद जो है भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, जिसके बाद डायरेक्टली जो ताज का शासन होता है, इंग्लैंड की जो महारानी होते हैं उसके हाथ में भारत की कमान आ जाती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। जो कंपनी होती थी दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ, जो भारत में व्यापार के बहाने आई थी। तो ये जो कंपनी थी इसको भारत में व्यापार करने के लिए जो है हर 20 साल के बाद एक चार्टर दिया जाता था। इस चार्टर के अंदर वो सभी रूल होते थे जो इसको भारत में फॉलो करने होते थे, और जो ब्रिटिश की सरकार थी वो ये चार्टर इसको देती थी। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें पहले जानना होगा 1600 का राजलेख और 1726 का राजलेख, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग है, कैसे जो है कंपनी का भारत में शासन हुआ इसको समझना होगा। इंग्लैंड के अंदर एक कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी का काम क्या होगा? ये भारत में व्यापार करने के लिए आएगी और इसी चीज़ का अधिकार इनको 1600 में मिल जाता है। ठीक है, तो 1600 का जो राजलेख था उससे कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिलता है। उसके बाद जो कंपनी होगी उसके अंदर एक गवर्नर होगा और उसकी एक परिषद होगी जिसके अंदर 24 सदस्य होंगे। ये सदस्य और इस गवर्नर का काम क्या होगा? ये भारत में उस कंपनी के शासन को संभालेंगे कि किस तरह से उसको काम करना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कंपनी का जो हेड होता था वो गवर्नर होता था। ठीक है, कंपनी का जो शासन था उसको भारत में आसान बनाने के लिए भारत को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, 3 प्रेसिडेंसी बना दी जाती हैं, बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, जिससे जो है कंपनी फैसले अच्छे से ले सके और भारत में अपने व्यापार को बढ़ा सके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1726 में जो एक्ट आता है उसमें क्या होता है? राजलेख में उसमें जो गवर्नर होता है और उसकी परिषद होती है उसको कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। इससे पहले जो गवर्नर था उसको इस चीज़ का अधिकार नहीं था, वो केवल जो कानून इंग्लैंड से बनकर आते थे उनको फॉलो करता था। लेकिन अब कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं कि वो कुछ कानून बना सकता है अगर ये परिषद चाहे तो। ठीक है, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एक्ट आता है 1773 का एक्ट। इसके अंदर क्या होता है? अब जो है एक बड़े हिस्से पर कंपनी का शासन हो जाता है भारत में। ठीक है, तो जो बंगाल का गवर्नर होता है उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो सिर्फ इसमें नाम चेंज होता है, पद वही रहता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई थी उनको बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये काम हुआ था, गवर्नर का नाम चेंज हुआ था, गवर्नर जनरल, और जो बम्बई और मद्रास थी उसको बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला दिया जाता है। इसी के बाद जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो यह नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इस चार्टर एक्ट, इस एक्ट में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट में, इसमें दोस्तों 1774 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर एक प्रस्ताव आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थापित हुआ था? कलकत्ता के अंदर स्थापित हुआ था 1774 में। ठीक है, इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है
एलिजा इम्पे होता है। इसके अलावा इसमें 3 अलग से भी मतलब जज होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो वॉरेन हेस्टिंग है इसके पास जो कमान है वो कंपनी की कमान है, जो कार्य किस तरह से करेगी कंपनी, और जो एलिजा इम्पे इसके पास सुप्रीम कोर्ट की कमान है। तो इसके बाद क्या होता है, ये वॉरेन हेस्टिंग इससे जो है दोस्ती कर लेता है, और जो भी इस वॉरेन हेस्टिंग से पंगा लेता है उसको ये सुप्रीम कोर्ट में भेज देता है, जहाँ पर इसका जो दोस्त है उसको फांसी सुना देता है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है, क्योंकि ये कानून का गलत फ़ायदा उठा रहा है। ये बात लंदन पहुंच जाती है, और इसके बाद जल्दी से एक एक्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट क्यों लाया गया था, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी उनको दूर किया जाए। साथ ही दोस्तों 1781 में एक एक्ट लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, जो भारत में कंपनी का न्यायपालिका थी और जो कार्यपालिका थी उसको अलग कर दिया गया, ठीक है। आज भी आप देखेंगे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग से काम करता है और संसद अलग से काम करती है, दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये काम हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी का व्यापारिक मामले थे उनको छोड़ दिया जाता है, और बाकी जो भी मामले होते हैं जैसे राजस्व या कानूनी, तो वो सब मामले 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड को सौंप दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब जो भी मामले होंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया है वो संभालेगा, सिर्फ व्यापारिक मामलों को छोड़कर। इसी के साथ जो है भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ होता है। तो ये द्वैध शासन का प्रारंभ भी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यापारिक मामले अलग हो जाते हैं और जो राजस्व वाले मामले हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, जो कि फिर 1858 में समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि 1858 में आपको पता होना चाहिए जो कंपनी का शासन है वो समाप्त हो जाता है, जिसके साथ ये द्वैध शासन भी समाप्त हो जाता है। 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसमें पहली बार जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, ब्रिटिश कंट्रोल एरिया बोला जाता है। किसके द्वारा? जो ब्रिटेन की सरकार थी उसके द्वारा, ठीक है। तो ये कौन सा एक्ट था? 1784 का एक्ट। बाकी ऐसा नहीं था भारत में कि मतलब कंपनी का ही पूरे देश पर शासन था, लेकिन बहुत बड़े हिस्से पर शासन था, बाकी जगह पर राज्य रजवाड़ों का शासन था। इसके बाद दोस्तों आता है चार्टर एक्ट 1793, ठीक है। इस एक्ट में क्या होता है, जो भारत में काम कर रहे सरकारी अधिकारी होते हैं अंग्रेजों के, उनका जो वेतन था वो पहले लंदन से आता था। अब उस वेतन को जो है भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान इस एक्ट में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो सभी कानून होंगे, जो कानून मतलब अंग्रेज बनाएंगे, उसकी व्याख्या जो है का जो अधिकार है वो न्यायालय को दे दिया जाता है, ठीक है। तो जो उसको एक्सप्लेन करना होगा कानून जो है वो किसको एक्सप्लेन करना है? न्यायालय को, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, देख लेते हैं उनको। इस एक्ट में एक तो काम होता है दोस्तों, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके भारत में व्यापार को के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये अकेली जो है कंपनी नहीं होगी जो भारत में व्यापार करेगी। इसके साथ ही जो चाय और चीन के केवल उसको छूट दी जाती है, ठीक है। तो अब चाय का व्यापार जो होगा भारत में, और चीन के साथ मोस्टली ये जो है अफीम का व्यापार करती थी, तो इसकी छूट कंपनी को दे दी जाती है। इसके अलावा दूसरा काम हुआ था दोस्तों, ईसाई मिशनरी जो है भारत में आए थे, किस चीज़ के लिए? ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। तो इसकी अनुमति भी चार्टर एक्ट 1813 में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा काम होता है, भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का हर वर्ष जो है कंपनी को खर्चा करना होगा। तो भारत में जो शिक्षा को जो है अच्छे से चलाने के लिए और शिक्षा का विकास करने के लिए कंपनी जो है हर साल 1 लाख रुपए का खर्चा करेगी, ठीक है। तो ये 3 प्रावधान इस चार्टर एक्ट में किए गए थे। इसके बाद दोस्तों आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसका नाम चेंज कर अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, क्योंकि अब भारत के बड़े हिस्से पर है जो है कंपनी का शासन हो जाता है, तो अब उसको केवल बंगाल का नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसीलिए उसका सिर्फ नाम चेंज कर दिया जाता है, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। साथ ही दोस्तों जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे उनको भी समाप्त कर दिया जाता है। इससे पहले जो 1813 में आया था उसमें व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन उसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब उसको भी समाप्त कर दिया गया। जो प्रशासनिक कार्य होंगे कंपनी को केवल वही संभालने हैं, ठीक है, प्रशासनिक कार्य ही सौंपे जाते हैं कंपनी को। इसके अलावा दोस्तों जो फारसी थी उसको हटा दिया जाता है और अंग्रेजी को भारत की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा
बना दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद में विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकॉले को लेकर आया जाता है। ये वही व्यक्ति है जिसने जो भारत की आज के समय में एजुकेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो पॉलिसी किसने बनाई थी, लॉर्ड मैकॉले ने बनाई थी। इसी के साथ जो परिषद होती है उसमें संख्या 3 से 4 हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड मैकॉले भारत कब आया था, चार्टर एक्ट 1833 के टाइम आया था। ठीक है, फिर ये यहाँ पर आकर विधि का निर्माण करता है। इसके अलावा दोस्तों जो मद्रास और बम्बई परिषद थी उनके जो कानून बनाने के अधिकार थे उसको भी समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि अब जो है भारत के सभी अधिकार जो है बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, इसलिए उसी को सब अधिकार दे दिए जाते हैं। ठीक है, और मद्रास बम्बई परिषद को समाप्त कर दिया जाता है, कानून बनाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट कार्य हुआ था, दास प्रथा को जो है भारत में गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है और भारत से जो है दास प्रथा समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे 1833 में। इसके बाद दोस्तों आता है चार्टर एक्ट 1853। ये कंपनी का आखिरी चार्टर है, इसके बाद कंपनी का भारत से समाप्त हो जाएगा शासन। इसमें क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, इनकी संख्या को घटाकर 18 कर दिया जाता है, क्योंकि अब कंपनी के पास कुछ ज़्यादा काम नहीं बचा था, इसलिए इसकी संख्या को घटा दिया जाता है। लेकिन जो गवर्नर जनरल होता है उसकी परिषद में 4 सदस्य होते थे, इसमें 6 नए सदस्य जोड़ दिए जाते हैं। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा प्रेसिडेंसी से एक एक व्यक्ति को लिया जाता है। इसके अलावा 2 न्यायाधीश लिए जाते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होगा इसमें। ठीक है, तो ये 6 लोगों की संख्या जनरल, ये 6 लोगों की नए सदस्य जो हैं गवर्नर जनरल की परिषद में जोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1853 में एक इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था, जो ICS की परीक्षा होती है, सिविल सेवा की परीक्षा होती है, इसकी शुरुआत हुई थी और लिखित में ये परीक्षा होती थी। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। उस टाइम जो है ये भारत का गवर्नर जनरल था, ये आपको नाम याद रखना है। इसी वजह से जो ICS की परीक्षा होती है उसका पिता किसको बोला जाता है, लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है, क्योंकि यही जो है भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत करता है लिखित में। जो ये परीक्षा होती थी दोस्तों, ये पहले 1853 से लेकर 1822 तक लंदन में होती थी। ठीक है, उसके बाद जो है ये 1923 से लेकर अब तक जो ये परीक्षा होती है ये दिल्ली के अंदर होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है और जो कंपनी का शासन है भारत से वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद भारत में जो है अंग्रेज़ों का डायरेक्टली शासन आता है, ताज का शासन चलता है भारत में, उसको हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।